गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एजुकेशन कंडक्टेड बाय सुमित्रा मेमोरियल एकेडमी लोसल। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कार्बनिक रसायन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया मध्यवर्ती किस प्रकार से बनते हैं और कौन कौन से अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं और अभिक्रिया मध्यवर्ती हम कहते किसे हैं। तो हमने आपको बताया था मुक्त मूलक के बारे में, कार्बोनियम आयन के बारे में, कार्बन आयन के बारे में, कार्बीन्स के बारे में, नाइट्रीन्स के बारे में हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। अब कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो कुछ प्रभाव क्रियाकार होते हैं, यानी कि जिनके कारण से क्या होती है, कोई भी क्रिया होती है। आज हम उन प्रभावों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन प्रभावों के कारण से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो मध्यवर्ती भी उसी अवस्था में बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा तो मध्यवर्ती भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जो हो रहा है, वो किन किन प्रभावों के द्वारा होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है, सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, यानी कि एक स्थान से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर किन किन प्रभाव के कारण से जाते हैं। ठीक है, तो पहला आएगा इसमें प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा आएगा हमारा अनुनाद, तीसरा हमारा आएगा मेसोमेरिक प्रभाव, चौथा आता है हमारा अतिसंयोजन। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपरकम्यूटेशन। ठीक है, लिखना चाहिए, लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक और हाइपरकम्यूटेशन। तो ये हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में क्या करते हैं, आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले अपना टॉपिक लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के बारे में क्या करते हैं। व्हाट इज प्रेरणिक प्रभाव, क्या होता है। तो प्रेरणिक प्रभाव को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी, जैसे हम बता चुके हैं। एक तो हमारे पास होते हैं ध्रुवीय अणु, एक होते हैं हमारे पास अध्रुवीय अणु। जानते हैं ध्रुवीय अणु जो होते हैं असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले अणु में मिलते हैं, और जो अध्रुवीय अणु होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले मिलते हैं। अच्छा, ये जरूरी भी नहीं है कि ये ऐसा क्यों। अब ये जो अध्रुवीयता होती है ये आकृति के ऊपर भी निर्भर करती है कि आकृति किस प्रकार की है, इसके ऊपर भी निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता हो या समान विद्युत ऋणात्मकता हो उसमें मिलेगी। अब आकृति में भी क्या मिल सकती है, आकृति के आधार पर भी आपको अध्रुवीय प्रकृति मिल सकती है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर CCl4 के बारे में, तो इसमें दोनों विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, वर्ग समतलीय इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से क्या होता है, ये एक दूसरे जुड़े होते हैं। तो ये भी क्या होता है आपका, ये भी अध्रुवीय होता है। तो जो अध्रुवता है या ध्रुवता जो है वो विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर और पदार्थ की प्रकृति के ऊपर क्या करती है, निर्भर
करती है, उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अणु ध्रुवीय हो गया। यानी जैसे CO2 की बात कर लें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी क्या होता है हमारा अध्रुवीय। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता ही हो या असमान विद्युत ऋणात्मकता ही हो। ठीक है, तो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले यौगिक भी आपके अणु में क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपके अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता और इनकी आकृति दोनों का क्या होता है, ये होता है किसके अंदर, किसी भी यौगिक की अणु की अध्रुवीय प्रकृति या ध्रुवीय प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव होता है वो सामान्य रूप से हमारा ध्रुवीय अणु में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, ध्रुवीय अणु में पाया जाएगा, जिसके लिए mu is equal to क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। इनके लिए क्या होता है, mu is equal to क्या होता है 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इनके लिए नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ इसके लिए क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है आपका 0 पे होता है। तो अब जैसे हम बात कर लेते हैं कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, क्लोरीन है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सहसंयोजक बंध है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ये कम विद्युत ऋणात्मक है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचने का प्रयास करेगा। इस प्रयास में इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव आवेश, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है। तो हम दिखा सकते हैं इसे C से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, Cl की ओर जा रहे हैं, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप ये है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप ये है। तो ये जो प्रभाव कहलाएगा, जिसके कारण से क्या है, इनके ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश आया, इनके ऊपर आंशिक धनावेश आया और दो हमारे पास क्या बने, केंद्र बन गए। दो हमारे पास क्या बन गए, केंद्र बन गए। ये केंद्र कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर लेगा यहाँ पर आकर, और इसके ऊपर क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। आपको बताया था कि लोअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और लोअर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर कौन अटैक कर रहा है, आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और यहाँ पर कौन कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो किसी भी कारण से या तो कोई आक्रमणकारी विकर्मक क्रिया कर रहा है, अटैक कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। किसी भी कारण से यदि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, और जिस कारण से एक परमाणु के ऊपर या परमाणुओं के समूह के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे के ऊपर क्या आ रहा है, आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, ये प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये प्रेरणिक प्रभाव होता है। ठीक है, अब कार्बन परमाणु की लवण एक्सचेंज देख सकते हैं हम। मान लिया क्या हमारे पास ये CH जुड़ा हुआ है, तो इसने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर अटैक किया, इसने इसके खींचे, इसने इसके अटैक कर लिए, इसने इसके अटैक किया, तो क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कभी रिप्रेजेंट करना चाहे तो प्लस पार्शियल 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, आप इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लगभग 4 कार्बन के पश्चात, याद रखना नोट पॉइंट में, लगभग 4 कार्बन के पश्चात ये प्रभाव होता है, क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। उसके बाद जो होता है इसका प्रभाव हमें साथ रिप्रेजेंटेड नहीं होता है। तो याद रखना प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, वह प्रभाव जिसके कारण से ध्रुवीय अणुओं में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर हो जाता है, उस प्रभाव को क्या कहा जाता है, हमारा प्रेरणिक प्रभाव या आई प्रभाव कह सकते हैं। आई इफेक्ट से इसे आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए हम बात करते हैं आगे सहसंयोजक बंधों में जो प्रेरणिक प्रभाव है उपस्थित ध्रुवीय अणुओं में, उसके बारे में बात करते हैं कितने प्रकार का। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो प्रेरणिक प्रभाव होता है 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे होगा, एक तो होगा आपके पास प्लस आई प्रभाव, एक होगा हमारे पास माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव में क्या अंतर है, देखो माइनस आई प्रभाव अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन परमाणु के ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन परमाणु के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित
करने वाला समूह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ये जुड़ा हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने को खींच लेगा, ऑब्वियसली बात है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है तो जिस कारण से क्या जाएगा, कार्बन परमाणु के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो अदर एलिमेंट्स है या अदर एटम्स है या अदर ग्रुप ऑफ एटम्स है उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इफेक्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका क्या, माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप हमारे पास ऐसे हैं, जैसे NO2 है, COOH है, SO3H है, CHO है, एक्सेट्रा। नाइट्रो है, कार्बोक्सिलिक है, सल्फोनिक है और एल्डिहाइड है, और हमारा क्या है और भी हो सकते हैं, साइनाइड वगैरह हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो जब ये जुड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, हेलोजन भी हो सकता है इसमें, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद क्या जाएगा, अट्रैक्ट जब ये करेंगे तो करने के बाद क्या जाएगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन एटम होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये इस अवस्था में जो प्रभाव कहलाता है वो कहलाता है आपका क्या, माइनस आई प्रभाव। और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले, जैसे हम लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, C2H5 है, तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। तो जब ये क्या होते हैं, किसी कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, कार्बन परमाणु की ओर प्रतिकर्षित कर देते हैं, भेज देते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, कार्बन परमाणु के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, और जो ये ग्रुप होते हैं इनके ऊपर क्या आता है, हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस अवस्था में जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है आपका क्या, प्लस आई प्रभाव होता है। यहाँ बात ध्यान रखने की है कि बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थानन हो रहा है। एक परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, बॉन्ड डिकम्पोज नहीं हो रहा है, केवल शिफ्टिंग हो रही है, केवल इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है पार्शियली रूप से। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पार्शियली या हमने आंशिक वर्ड को क्या किया, यूज किया है। ठीक है, पार्शियली वर्ड को क्या कर रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं। वो अगर कंप्लीटली बॉन्ड डिकम्पोज होगा तो कंप्लीटली बॉन्ड डिकम्पोज होने पर क्या आएगा, फिर एक के ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर क्या आएगा, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा। बट यहाँ पर केवल पार्शियली चार्ज आ रहा है, तो इसका रीजन ये है, इसका ये क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि यहाँ पर विस्थानन हो रहा है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या परमाणुओं के समूह की ओर, परंतु बॉन्ड जो हुआ है अभी पूर्ण रूप से क्या हुआ, डिलोकलाइज नहीं हुआ है। कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा, बॉन्ड डिकम्पोज होगा और हमारा फर्दर क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अंडरस्टूड? चलिए इसकी थोड़ा लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपसे अनुनाद के बारे में। 12th क्लास में आपका प्लस आई है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं रेजोनेंस से संबंधित या मैग्नेटिक प्रभाव से संबंधित जो आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अनुनाद या रेजोनेंस आर से रिप्रेजेंटेड किया जाता है कि अनुनाद होता क्या है। देखो, अनुनाद जो होता है केवल उन यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें क्या पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। तो हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के बंध होते हैं, एक तो सिग्मा होता है और एक हमारा क्या होता है, पाई होता है। तो जिस बंध में हमारे यानी कि जिस बंध में हमारे इलेक्ट्रॉन पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं, कि अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो हम जानते ही हैं कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होंगे सारे तो क्या होता है, सिग्मा होता है। हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो एक हमारे पास पाई होगा, एक हमारे पास सिग्मा होगा, और हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक हमारे पास ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, पाई, और बीच वाला क्या होता है, सिग्मा होता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अनुनाद है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानन नहीं होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के इस विस्थानन के कारण से किसी भी यौगिक की एक से अधिक क्या हो जाती है, संरचनाएं जो हो जाती है वो निर्मित हो जाती हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, आपकी
अनुनाद कहलाती है, और बनी हुई संरचनाएं क्या कहलाती है? आपकी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन होना एसेंशियल है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अनुनाद जो होगा वो क्या होगा? आपका रिप्रेजेंटेड नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब अनुनाद में ये बात भी महत्वपूर्ण रखने की कि अनुनाद में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सेम ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आएगा कोई भी, और ना ही किसी यौगिक की स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ठीक है, उसका जो मतलब केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी उसकी सेम रहेगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे वो भी चेंज नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई भी चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा? वो अनुनाद नहीं होगा, वो कोई और प्रभाव देगा। स्ट्रक्चर भी वही रहनी चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही रहने चाहिए, और केमिकल कंपोजिशन भी वही रहना चाहिए। सारी चीजें वही होगी, तो उस अवस्था में हम क्या कहेंगे? उसे अनुनाद कह सकते हैं। ठीक है, या दूसरी परिभाषा के आधार पर आप कह सकते हैं, किताबों में लिखी है शायद, कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती। उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचनाओं का उपयोग किया जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। और बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? आपकी अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के विस्थापन के कारण से जब किसी यौगिक की एक से अधिक क्या होती है संरचनाएं हमें क्या होती है? प्राप्त होती हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम अनुनाद कहते हैं। क्या लिख देते हैं हम? पाई इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन के कारण जब किसी यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं, तो यह घटना अनुनाद तथा संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। इसे डबल हेडेड तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जहां पर भी आपको ये चीज मिलेगा वो क्या कहलाता है? आपका वो अनुनाद होगा। ऐसे कैसे होता है? ये तो आपको उपकरणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए होता है, ये वाला नहीं है दोनों साइड में। यानी इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी अनुनाद और बनी हुई संरचनाएं अनुनाद संरचनाएं कहलाती हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो इसका उदाहरण है वो क्या है? हमारा बेंजीन के बारे में बात कर सकते हैं कि बेंजीन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। केकुले नामक वैज्ञानिक ने बेंजीन की संरचना का दिया था। ठीक है, किस प्रकार की संरचना होती है? इस प्रकार की क्या होती है? केकुले ने दी थी बेंजीन की संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, और एक ऐसे बन सकती है। ठीक है, बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ऐसे हो सकता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? वो इस प्रकार की मानी जाती है। इनके पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपकी अनुनादी संरचना। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाती है? आपकी अनुनाद कहलाती है। चलिए फटाफट इसकी नोट ले लीजिए, आप आगे बात करते हैं फिर हम। याद रखना कंडीशन क्या क्या है? कितना अनुनाद पाया जाता है, कहां पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस आर और माइनस आर जो होता है प्लस अनुनाद और माइनस अनुनाद के बारे में। पहले बात कर लेते हैं प्लस आर प्रभाव। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला कोई भी समूह है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करना यानी कि छोड़ देना। कोई भी समूह अगर जुड़ा होता है तो उस अवस्था में, ठीक है, जो आता है प्लस आर प्रभाव आता
नाभिक के ऊपर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपका जो परमाणु या परमाणु का समूह होगा उसके ऊपर क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज आता चले जाता है, जिस कारण से क्या होती है बहुत सारी संरचनाएं बन जाती है। तो इसे ध्यान से आपको आइडेंटिफाई करना है, देखना है, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 10 जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और जो आपकी बेंजीन की कुछ अभिक्रिया है उसमें क्या किया है रिएक्शन मैकेनिज्म बताई गई है, किस प्रकार से क्या होता है रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर ना तो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ आपको समझेंगे नहीं से तो आगे क्या होगी फिर 12th क्लास में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे से आप समझ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला कोई भी जैसे क्या है NH2 है हमारे पास हाइड्रोजन है कोई भी, ठीक है, हाइड्रोजन लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह हाइड्रोजन, OH हमारे पास, OR हमारे पास है, और इस प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिलीज करते हैं, रिलीजिंग ग्रुप कोई भी अटैच है तो वो सब क्या कहलाते हैं आपके प्लस आर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। देखते क्या है, पहले कंपाउंड हम ले लेते हैं कोई भी, हम ले लेते हैं NH2 और बेंजीन नाभिक एक गुण याद रखिए, यहाँ इसका नाम है एनिलीन, क्या नाम है एनिलीन। अब जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसका इसमें क्या क्या होता है साझा नहीं किया होता है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा रिलीज करेगा। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा तो इस कार्बन के ऊपर पहले 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी हायर हो जाएगी। अब पाई बॉन्ड जो होते हैं आप जानते हैं कि वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होता है कि इनका स्थानांतरण हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगी अपने बराबर वाले कार्बन को क्या करेगा यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो जिस कारण से यहाँ पर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और इसके ऊपर कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कैसा आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा हमारे पास NH2 प्लस एंड डबल बॉन्ड यहाँ माइनस चार्ज यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रखेगा अपने पास तो है नहीं, बराबर वाले कार्बन को देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बाहर चले जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा नई स्ट्रक्चर बन जाएगी NH2 प्लस डबल बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। अब क्या करेगा ये बराबर वाले कार्बन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा NH2 प्लस डबल बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है। अब क्या करेगा ये यहाँ दे देगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे, तो एक नई स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका इस प्रकार की संरचना, ये सब संरचनाएं क्या कहलाएंगे आपकी अनुनादी संरचना। समझ में आएगा बात इस प्रकार से हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं आपको। मान लीजिए OH हमारे पास है, तो ये हमारा क्या है फिनोल है। तो इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करेगा यहाँ शिफ्ट करे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा OH प्लस डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और माइनस चार्ज यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए अंदर जाए तो ये कहाँ जाएगा फिर बराबर कार्बन पर चला जाएगा, जाने के बाद क्या हो जाएगा OH प्लस यहाँ डबल बॉन्ड एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ है, ये क्या करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहाँ चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा OH प्लस डबल बॉन्ड एक बॉन्ड यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जाएगा अंदर देगा तो ये बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा पहले वाले स्ट्रक्चर OH यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है फिनोल की अनुनादी संरचना है। आप हेलोजन जोड़कर ले सकते हैं, कोई भी क्लोरो जोड़ दें आप, बेंजीन नाभिक में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो सेम ऐसे क्या होगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यहाँ हो जाएगा और आप अनुनादी संरचनाएं बनाकर आगे देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, डाल सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका।
आर प्रभाव हमारा क्या होगा। यानी कि जब कार्बन परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अदर ग्रुप पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस अवस्था में बना हुआ हमारा जो प्रभाव होता है वो कहलाता है माइनस आर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जब जुड़ेगा, बताया था NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, SO3H हो सकता है, CHO हो सकता है, CN हो सकता है। तो जब ये ग्रुप जुड़ेंगे इसमें देखो तो क्या होता है, ये प्रभाव जो बताएगा आपका माइनस आर प्रभाव। चलिए हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, मान लें कर लेते हैं NOO, ये कंपाउंड ले लेते हैं हम, ये हमारे पास है, ये क्या हमारा नाइट्रोबेंजीन, क्या है नाइट्रोबेंजीन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर, अपने पास को, तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगी, यहाँ ये इसके ऊपर कमी होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचते इस कार्बन पर कमी हो जाएगी, और जैसे कमी होगी तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या करेगा खींचेगा, तो ये क्या जाएगी ये वाले बराबर वाले कार्बन में खींचेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारे पास O नेगेटिव N एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यून हो गया तो अपने बराबर वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ खींचेगा, तो खींचते पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा O माइनस N O डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ प्लस चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम हो जाएगी तो यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका O माइनस N O, एक बॉन्ड यहाँ कम हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ कम हो जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हमारे पास है। तो क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे यहाँ खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास नई स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ वही पुरानी जैसी O N O, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये बनी हुई संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी अनुनादी संख्या। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब बेंजीन नाभिक पर क्या आता है प्लस चार्ज आता है तो उसे माइनस आर प्रभाव आ जाता है, और जब बेंजीन नाभिक पर माइनस चार्ज आता है तो प्लस आर प्रभाव, अपोजिट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, बेंजीन हाइड लिख देते हैं, चलो C डबल बॉन्ड O H, बेंजीन एसिड भी ले सकते हैं, सल्फोनिक अम्ल भी ले सकते हैं आप, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप। इस प्रकार से गैस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, न्यून हो जाएगी, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, फाइव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ माइनस चार्ज, क्या बन जाएगा O नेगेटिव C H डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ और यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है। अब क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से खींचेगा तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिलीजन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गए हैं, वहां से खींच लेगा O माइनस C H डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका एक बॉन्ड। अब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये कहाँ चलेगा, यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना यार ये। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा O माइनस C H डबल बॉन्ड, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वहाँ बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ से जाएंगे वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जैसे यहाँ खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो होगी नहीं क्या बन जाएगी, नई स्ट्रक्चर बन जाएगी O डबल बॉन्ड C H। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो पहली वाली स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, बस का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसमें अलग पोजीशन में बंद है और इसमें क्या है अलग पोजीशन में क्या है यहाँ पर बंद है। तो ये घटना जो कहलाती है आपकी माइनस आर। ठीक है, आप बनाकर देख सकते हो कंपाउंड से।
कार्बोक्सिलिक एसिड है OH डबल बॉन्ड O अटैच करके आप इसमें बना के देखें, ठीक है, अम्लाय संरचना बन जाएगी, ठीक है। SO3H को अटैच करके देखें, अम्लाय संरचनाएं बन जाएगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली अम्लाय संरचनाएं इंपोर्टेंट है, वैसे भी सारी इंपोर्टेंट ही है अम्लाय संरचनाएं तो आपकी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, तो इसे आप अच्छे से लर्न करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।